वेद प्रताप ने अपनी आधी एकाग्रता अपने सच्चे सार ट्रू एसेंस के साथ प्रतीक ऋण की अखंडता को बनाए रखने पर खर्च की और उनकी दूसरी आधी एकाग्रता सच्चे सार अवशोषण की दर को तेज करने के लिए ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को निर्देशित कर रही थी। अपने मन में इन दो विरोधी विचारों के साथ वह अपने शिलालेख इंस्क्रिप्शन में विफल हो गया। लगातार 5 असफलताओं और 5 ढेर की सामग्री राख में बदल जाने के बाद वेद प्रताप को एहसास हुआ कि वह सच्चे सार ट्रू एसेंस के समाप्त होने से पहले शिलालेख को पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ था। इन निरर्थक प्रयासों पर इतना लंबा समय बिताने के बाद उसने आखिरकार आत्मा की शक्ति को काट दिया। हवा में बची हुई सीलें कांप उठीं और फिर एक के बाद एक चमकदार चमक के साथ विस्फोट हो गईं। सुंदर चमक को देखकर वेद प्रताप के दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। यह पैसा था। यह उसका सारा पैसा था। हालांकि उसे पहली बार सफल होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतना सोना खोना उसके लिए कठिन था। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि वह उस स्थिति में नहीं पहुंचा था जहां उसे अपनी सबसे दुर्लभ और महंगी सामग्री स्काई वर्म सिल्क का उपयोग करना था। उसकी बची हुई सामग्री 10 और प्रयासों के लिए पर्याप्त थी। यदि वह उससे पहले एक शिलालेख पूरा करने में असमर्थ था, तो वह पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा और आगे जारी रखने में असमर्थ होगा। कोई भी अन्य शिलालेख मास्टर, इंस्क्रिप्शन मास्टर, उसके विचारों को सुनता और खून की खांसी करता। 10 और प्रयासों में सफल होना चाहते हैं? क्या कल्पना है? यह उसका पहला शिलालेख इंस्क्रिप्शन प्रयास था। अगले 10 प्रयासों में शिलालेख इंस्क्रिप्शन पूरा करना तो दूर की बात है, एक सामान्य शिलालेख छात्र को एक सफल रेखा खींचने में भी परेशानी होगी। वेद प्रताप ने सामग्री की बची हुई राख को इकट्ठा किया और एक पल पहले की अपनी गलतियों को याद करना शुरू कर दिया। बुजुर्ग से विरासत में मिली यादें गलत नहीं थीं, लेकिन यह सिर्फ इतना था कि उनके बीच आत्मिक शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। वह एक साधारण शिलालेख इंस्क्रिप्शन भी पूरा नहीं कर सकता था। बुजुर्ग की याद में ये शिलालेख तकनीकें, इंस्क्रिप्शन टेक्निक, उनके द्वारा सरल और हल्की मानी जा सकती थीं, लेकिन महान ओमान महाद्वीप में वे अभी भी अतुलनीय रूप से जटिल ईश्वरीय तकनीकें थीं। एक बार जब यह चित्र बन जाता, तो इस भूमि के शिलालेख स्वामी मास्टर्स भी चौंक जाते। अपनी असफलता के कारणों का सारांश देने के बाद वेद प्रताप ने प्रतिवाद की योजना बनाना शुरू कर दिया। वह इतने कम समय में अपनी आत्मिक शक्ति को नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन वह जो कर सकता था वह था अपनी गलतियों को यथासंभव कम करना। यह केवल इसलिए था क्योंकि प्रत्येक गलती आत्मिक शक्ति की बर्बादी थी। यदि वह कम गलतियां करता तो उसके पास न केवल अधिक सामग्री और इस प्रकार धन होता, बल्कि उपयोग करने के लिए अधिक आत्मिक शक्ति भी होती। ऐसा सोचते हुए वेद प्रताप ने सामग्री का उपयोग करना छोड़ दिया और इसके बजाय एक अविचारी आदमी की तरह बार बार अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करने का अभ्यास किया। उसका विचार बहुत सरल था। आत्मिक शक्ति का उपयोग मुफ्त था और यह शरीर के लिए आसान था। यदि वह सच्चे आदिम अराजकता सूत्र प्राइमल केओस फॉर्मूला का अच्छी तरह से अभ्यास करता, तो वह कुछ भी नहीं खोता, बल्कि साथ ही साथ अभ्यास भी कर पाता। इससे अधिक परिपूर्ण और क्या हो सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब तक वह कोई पैसा बर्बाद नहीं करता, तब तक उसे कोई डर नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने 100 बार अभ्यास किया। अगर वह पर्याप्त नहीं था तो वह 1000 बार अभ्यास करेगा। अगर वह पर्याप्त नहीं था तो वह 10,000 बार या 1,00,000 बार या यहाँ तक कि 1,00,000 बार अभ्यास करेगा, जब तक कि यह प्रक्रिया एक रिफ्लेक्स न बन जाए और फिर उसे विश्वास नहीं होगा कि वह फिर से असफल हो जाएगा। ओमान शहर, मार्शल क्वार्टर,
ओमान शहर में दो परिसरों को सबसे भव्य और शानदार वास्तुशिल्प उपलब्धियां माना जाता था, इंपीरियल पैलेस और मार्शल क्वार्टर, जो ओमान शहर के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित था। मार्शल क्वार्टर एक छोर से दूसरे छोर तक 3 मील लंबा था और यह 1000 कदम चौड़ा था। सुंदर फूलों के साथ चट्टानी झरने थे और एक घुमावदार गलियारा उद्यान था, साथ ही अनगिनत जल किनारे मंडप थे। यह वास्तव में लुभावनी थी। अभी मार्शल क्वार्टर लाइब्रेरी मंडप में एक बुजुर्ग व्यक्ति एक लंबा गाउन पहने हुए था और सोने का पानी चढ़ा हुआ पक्षी पिंजरा लिए हुए था। उसके बगल में एक शांत दिखने वाली लड़की सफेद कपड़े पहने खड़ी थी। यह श्रेया गुजराल थी। ओह, तो वहां कोई ऐसा भी है? यहां तक कि आप भी उससे विनम्रतापूर्वक पराजित हुए थे। हम्मक श्रेया गुजराल ने विनम्रता से सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी उसका गुरु था, ओमान शहर का सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध शिलालेख मास्टर मिस्टर वरुण। श्रेया गुजराल की याददाश्त बहुत अच्छी थी। उसने जो कुछ भी हुआ था उसे पूरी तरह से याद किया, यहाँ तक कि वेद प्रताप के हर शब्द को भी। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद उसके चेहरे पर और भी गरिमा आ गई। पहले तो उसने मान लिया कि उसकी युवा छात्रा किसी लड़के से प्यार करती है और उसे पसंद करती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में हीन भावना से ग्रसित है। इसके अलावा उस युवा का ज्ञान बहुत समृद्ध और अनुभवी था। यह ओमान साम्राज्य के किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि किसी अन्य अधिक विकसित देश के किसी प्राचीन गुरु से आने की संभावना थी। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने यह भी बताया कि वेद प्रताप ने किस तरह से इतनी सहजता से आधार रेखाएं और प्रतीक बनाए। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह कर सकती थी। आत्मिक शक्ति से आधार रेखाएं खींचने में सक्षम होना, लेकिन साथ ही बिना रुके और फिर भी प्रत्येक बिंदु की ऊर्जा की पेचीदगियों को समझने में सक्षम होना। यह क्या है? वरुण ने आश्चर्य से कहा। मम्मा, वरुण ने सांस अंदर ली। उसने हमेशा से ही इस तथाकथित चित्रकारी को सहज रूप से करने का सपना देखा था, लेकिन इसके बारे में सोचने के लिए भी लाखों, अगर अरबों नहीं तो कोशिशों की जरूरत होती है। क्या इस छोटे लड़के ने अपनी मां के गर्भ में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था? क्या तुम वाकई यकीन करते हो कि वह 15 या 16 साल का है? हाँ, श्रेया गुजराल ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। अद्भुत अद्भुत, वरुण ने आह भरी। इतनी छोटी उम्र में ही वह इतना निपुण है। यह वाकई आश्चर्यजनक है। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा स्वर्ग को चुनौती देने वाला युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति देखा है। मुझे लगा कि मैं इस तरह की प्रतिभाओं के बारे में सिर्फ किंवदंतियों में ही सुनूंगा, लेकिन मैं इस बात को लेकर और भी ज्यादा उत्सुक हूं कि इस लड़के का गुरु कौन होगा। वरुण ने व्यर्थ ही सोचा। अपने मन में उसने पूरे ओमान साम्राज्य और यहाँ तक कि आसपास के कई देशों के बारे में सोचा, लेकिन उसे कोई ऐसा छिपा हुआ शिलालेख गुरु, इंस्क्रिप्शन मास्टर नहीं मिला जो इस बुजुर्ग की बराबरी कर सके। यद्यपि वरुण को कोई नहीं सूझा, लेकिन शिलालेख, इंस्क्रिप्शन ज्ञान के मामले में उसे ओमान साम्राज्य में सबसे आगे का विशेषज्ञ माना जाता था और पड़ोसी देशों में भी उसकी तुलना उनके अपने शिलालेख गुरुओं, इंस्क्रिप्शन मास्टर से की जाती थी। लेकिन इस रहस्यमय बुजुर्ग की तुलना में वह यह नहीं कह सकता था कि उसके जीतने की कोई संभावना थी। वरुण ने कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य को पढ़ाने में सक्षम हो। लेकिन अगर मैं अनुमान लगाऊं तो उस युवा लड़के का गुरु किसी प्राचीन कबीले से आया होगा। प्राचीन कबीला? श्रेया गुजराल चौंका। महान ओमान महाद्वीप विशाल था और इसमें प्राचीन कबीलों की कई हजारों या लाखों साल पुरानी परंपराएं थीं। इन कबीलों की विरासतें अतुलनीय रूप से गहरी और गहन थीं। उदाहरण के लिए, ओमान साम्राज्य के सबसे हाल के कबीले ने रक्षक मार्शल अकैडमी हाउस की स्थापना की थी। वे रक्षक दल था।
संभवतः उनके अपने गुप्त गुरु और विरासतें थीं। 12 साल पहले रक्षक घाटियों के बुजुर्ग ओमान साम्राज्य में आए और यहाँ तक कि शाही परिवार को भी उनका सम्मान करना पड़ा। श्रेया गुजराल के गुरु मिस्टर वरुण देश के शीर्ष शिलालेख गुरु इंस्क्रिप्शंस मास्टर माने जाते थे, लेकिन बड़े कुलों के लिए वे कुछ खास नहीं थे। वरुण ने कहा, श्रेया, अगर तुम उसे अगली बार देखो तो उसे रुकने के लिए जरूर कहना ताकि मैं खुद अपना परिचय दे सकूं। यह युवक इतना सरल नहीं है। भले ही उसका गुरु किसी प्राचीन कुल से हो, लेकिन उसके पास इतनी योग्यता होना इस युग में स्वर्ग को चुनौती देने जैसा है। साथ ही उसके साथ विनम्र रहो और उसका सम्मान करो। उसका गुरु अकल्पनीय कौशल का व्यक्ति है, जिसका पूरा ओमान कैपिटल अपमान नहीं कर सकता, नहीं उसे अपमानित कर सकता है। हाँ गुरु। जैसे जैसे दिन बीतता गया, वेद प्रताप ने कैलेंडर से एक और पन्ना फाड़ा। वेद प्रताप हर दिन शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस का अभ्यास कर रहा था। हर तरह के प्रतीक और रेखा और रून का अभ्यास भगवान जाने कितनी बार किया था, और हर एक उसके दिल में पूरी तरह से अंकित था। दिनरात आत्मबल का उपयोग करना उसकी आत्मा और मन के लिए बहुत थका देने वाला था, इसलिए उसकी आंखें हमेशा थकान से लाल रहती थीं। उसका असली सार बहुत पहले ही सूख चुका था। वह हमेशा बिना तेल के दीपक की तरह था, लेकिन उसे कुछ लाभ हुआ था। वेद प्रताप ने पाया कि अपनी शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शंस टेक्निक्स में प्रगति के अलावा उनकी धारणा तेजी से संवेदनशील हो गई थी। अब वह ग्रेट खजाना पैवेलियन में अभी भी हड्डियां निकाल रहा था, लेकिन भले ही वह दूसरे स्तर का क्रूर जानवर था, वेद प्रताप आसानी से जानवर की पूरी संरचना को समझ सकता था, हड्डियों से बच सकता था और अपने चाकू को दूसरे स्तर के क्रूर जानवर के ठोस मांस के माध्यम से आसानी से चला सकता था। वेद प्रताप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए केवल एक अगरबत्ती के बराबर समय की आवश्यकता थी। इतनी राक्षसी गति से ग्रेट खजाना पैवेलियन के कर्मचारी पहले तो हैरान रह गए और उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इसे देखने के बाद वे अविश्वास से सुन्न हो गए। अब ग्रेट खजाना पैवेलियन में वेद प्रताप का दर्जा बहुत अधिक था। उनके काम के घंटे वैकल्पिक थे और यहाँ तक कि भीड़ का समय भी वैकल्पिक था। उनका वेतन मास्टर शेफ से कम नहीं था। इस तरह के व्यवहार से कोई भी कर्मचारी संतुष्ट हो सकता था। और हालांकि वेद प्रताप विशेषाधिकार प्राप्त थे, फिर भी वे प्रतिदिन 2 घंटे हड्डियां निकालते रहते थे। यह उनके लिए अभ्यास का एक रूप भी था। आत्मा की शक्ति के उपयोग का लाभ उठाने के लिए हड्डियों को अलग करना एक अच्छा तरीका था। हालांकि वेद प्रताप को जल्द ही लगा कि वह 2 घंटे काम नहीं कर पा रहा है। ग्रेट खजाना पैवेलियन में पर्याप्त क्रूर जानवर नहीं थे। वास्तव में गोदाम के सभी स्टॉक किए गए सामान को वेद प्रताप ने पहले ही काट कर तैयार कर लिया था। जब सिस्टर सारा, जो रसोई की रोजाना जांच करने के लिए जिम्मेदार थी, बर्फ के गोदाम में गई, तो उसने देखा कि सभी क्रूर जानवर मांस और हड्डियों के साफ सुथरे ढेर में बदल गए थे। इतना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक टुकड़ा आकार और संगमरमर में एक समान था। सिस्टर सारा स्वाभाविक रूप से अवाक थी। यह छोटा लड़का बस एक मशीन था। आखिरकार यह पहले महीने के आखिरी 10 दिन थे। वेद प्रताप ने अपना दिमाग और